आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज की इस क्लास में हम मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। PYQs, तो आप लोगों की डिमांड पर PYQs को डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपी पीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास में जल्दी से जुड़िए। सेशन हमारा लाइव हो चुका है। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा। फिर क्लास को शुरू करते हैं। सेशन को सभी लोग लाइक कर दें। अंजलि जी, प्रीति जी, निशा जी, अनीता जी, काजल जी, शहजादी जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चलिए सेशन आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, फिर आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। आज के मानसी जी, गुड इवनिंग। यूपीएलटी ग्रेड एसएसटी की नहीं आई है अभी डेट, अभी डेट नहीं आई है। मुख्यतः हमको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एसएसटी वाली डेट है या जो 9 पेपर अभी बचे हुए हैं, उन पेपर्स की डेट जो जनवरी होगी, जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में वो एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके। जो नया कैलेंडर आएगा ना यूपीपीएससी का, उस कैलेंडर में देखने को मिलेगी। शायद कैलेंडर में ही देखने को मिले नई तारीख, उसका वेट कर लीजिए। और एग्ज़ाम हो सकता है आपका फर्स्ट वीक में भी हो सकता है जनवरी के। तो 21 दिसंबर तो ऑलरेडी बुक हैं सारी की सारी क्लासेस, सारे शेड्यूल। हाँ देखो, एसएसटी का तो जनवरी में संभव है, बाकी 6, 7 और 21 दिसंबर को ऑलरेडी जो डेट फिक्स हुई हैं वो वैसे ही रहेंगी अभी तक। कैलेंडर अगर रिवाइज़ हुआ और उसमें हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो डेट यूपीपीएससी ने दी है वो डेट वही रहेंगी। बाकी 9 सब्जेक्ट्स की डेट वो जनवरी में आने की संभावना है पूरी। गुड इवनिंग। और कौन कौन आए हैं? पिंकी जी, अशोक जी, उमेश जी, राजन जी, दीपा जी, मानसी जी, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सब लोग। अब हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। हिंदी वाली क्लास आप लोगों ने की है। आज सुबह से ही नेटवर्क इशू था, मतलब इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं था। शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक नहीं था। तो आज 6 बजे से हमारी क्लास होने वाली थी लाइव वाली, वो भी नहीं हो पाई। वेट कर रहे थे, फिर सर की क्लास आ गई तो सर की क्लास में भी इश्यूज़ थे। हमने कहा चलो थोड़ा लेट कर लेते हैं, 8:30 वाली क्लास, तो तब आपकी वो क्लास हो पाई है। गुड इवनिंग फरीन जी, पूनम जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, आ जाइए सभी लोग। देखिए पहला सवाल देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का पहला सवाल देखेंगे सभी लोग। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? चलिए, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस उत्तर आ रहा है सभी का। आप लोग अलग अलग उत्तर कीजिए जल्दी से। तो बंगाल में जो महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला था, हॉल्ट मैकेंजी था। हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और रैयतवाड़ी, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इन पर प्रश्न आते रहते हैं। ब्रिटिश काल की ये आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक सुधार थे जो उस समय किए गए थे। ठीक, तो महाल का मतलब होता है गांव, ठीक है। महाल का मतलब पूछेगा तो महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब है गांव। तो इस समय क्या किया था? 1822 में इस प्रणाली में जो हॉल्ट मैकेंजी है ये लेकर के आया था, और इसने पूरे गांव के लिए, जिसको महाल कहा गया है, इसके लिए पूरे गांव के लिए एक राजस्व तय किया था इसने, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? सवाल अगला देखेंगे। देखो, इसको जो लागू किया गया था 1822 में, इसको लागू किया गया था 1822। कभी कभी पूछ दे, कभी कभी पूछ सकता है कि ये कब लागू किया गया था। लागू 1822 में किया गया था। इसका प्रस्ताव 1819 में आया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो ये व्यवस्था शुरुआत में जो आई थी, अब देखो बंगाल में महालवाड़ी के नाम से है, तो व्यवस्था यूपी में भी थी। इनके और भी नाम याद रख सकते हैं, यूपी में, एमपी में, प्लस पंजाब में सबसे पहले लागू की गई थी, ठीक है, पंजाब में।
तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू की गई थी, जिसकी के अंतर्गत आते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? सवाल अगले पर आए सभी लोग। सेशन को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था के वर्ष पूछेगा, 1792 में शुरू की गई थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में स्टार्ट की गई थी। मद्रास में स्टार्ट की गई थी। और 12 महल जिले में किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक। तो जो थॉमस मुनरो था, थॉमस मुनरो ने इसको पूरे बंगाल में लागू किया था। ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो ने मद्रास का गवर्नर बनने के बाद में इसको मद्रास में लागू किया था। ठीक। तो थॉमस मुनरो ये नाम ध्यान रखेंगे। थॉमस मुनरो इससे संबंधित है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया था? ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का देखो, ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग, 51% भूभाग जो भारत का, जो ब्रिटिश के अंडर में था, उसके 51% हिस्से पर, 51% हिस्से पर, जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, पूर्वी बंगाल आदि, ये सब पर इसको लागू किया गया था। कभी कभी परसेंटेज ही पूछ देता है आपसे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? चलिए अगले प्रश्न पर आइए सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सेशन से, सबको गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ललित जी, राजन जी, आप आ चुके हैं। इस सवाल को बताइए सभी लोग। कोई बात नहीं है, इस सवाल को करते हैं। संथाल विद्रोह, कोई भी विद्रोह है उसकी डेट मैच कराने को पूछता है। 1855 और 56, ठीक है। 1855-56 में बिहार के भागलपुर में एक जनजाति है संथाल जनजाति है, इसके द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया था। तो इस क्षेत्र को दामन-ए-कोबी कहा जाता है और इसका नेतृत्व करने वाले 2 लोग थे, सिद्धू और कानू। ठीक, दोनों को ध्यान रखिएगा, सिद्धू और कानू इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल अगला देखें, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण रहे थे? 1857 की जो क्रांति हुई है, इसके असफल होने के क्या मुख्य कारण रहे, आपको बताने हैं। देखिए कारण, देखिए इसमें इधर साइड में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइड में ऑप्शंस देखिएगा, जल्दी करते हैं इसको। अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठता, अभी ब्रिटिश आर्मी जो थी, ये बात सही है, सैन्य श्रेष्ठता, तो सेना जो है बहुत सुसंगठित थी। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था। यानी जब 1857 का संग्राम हुआ था, इस समय भारत में क्या हुआ था? भारत में अलग अलग क्षेत्रों से इसका विद्रोह हो रहा था। एकीकृत विद्रोह नहीं था, एक साथ संगठित विद्रोह नहीं था, एक ही अलग अलग जगहों पर हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? अलग अलग जगहों पर इसका दमन कर दिया बहुत आसानी से, है ना, इसलिए ये विफल हो गया। यही बात सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का इसमें अभाव था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समाज के सभी वर्ग इसमें एक समय पर एक साथ इसको शुरू नहीं कर पाए, तो इसमें ये तीनों कारण सही हैं। कभी कभी अलग करके एक एक कथन को पूछ लेता है कारणों में। आगे चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। 1857 का जो विद्रोह हुआ है, किसके द्वारा इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया जाता है? किसने कहा था? अनवी जी गुड इवनिंग, सतीश जी गुड इवनिंग, और कौन आए हैं? चलिए भाई जल्दी से आइए, करेंगे सवाल को। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई? ये प्रश्न आया हुआ है, खूब आता है ये प्रश्न। तो वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था ऐसा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी?
आया हुआ सवाल है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनके जन्म स्थान को भी पूछ सकता है, जन्म स्थान को भी पूछ सकता है। जन्म उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, ठीक, वाराणसी में। और 18 जून 1858, इसी 1800 जो क्रांति के दौरान ही 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास में, ठीक है, ग्वालियर के पास में जो ब्रिटिश सेना थी उससे लड़ते हुए वो एक तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी के क्षेत्र से, इनको तभी झांसी की रानी कहते हैं, झांसी के क्षेत्र से इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया था। आगे चले, 1857 के विद्रोह में एक नेता हुए थे कुंवर सिंह। किस स्थान से इन्होंने विद्रोह किया था? किस स्थान से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? ये प्रश्न कई बार आया परीक्षा में, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। मैचिंग में बहुत आते हैं प्रश्न कि किसने कहाँ से लीड किया था। तो ये थे बिहार से। बिहार में भी कहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, बिहार में भी कहाँ पर? जगदीशपुर, ठीक है, बिहार में कहाँ पर? जगदीशपुर, बिहार में जगदीशपुर से संबंधित थे, ठीक। उस समय शाहबाद जिला और वर्तमान में भोजपुर जिला। चलिए ये हो गया। प्रार्थना समाज, अब देखो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों पर कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना, ये प्रश्न हमने आपको अभी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हम आपको करवा रहे थे 1-2 दिन पहले, उनमें भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये वाले सवाल, है ना। प्रदीप जी नमस्कार, अनीता जी गुड इवनिंग, नेहा जी गलत क्यों हो रहे हैं? आज तो 1 लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सारे PYQs हैं जो हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब इनमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। पहले आपको थोड़ा सा और हम फेमिलियर करवा देते हैं क्वेश्चंस के साथ में, फिर आगे फिर उसी तरह के थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेंगे। आज नहीं लेंगे, अगली क्लासेस में लेंगे। नाहिद जी गुड इवनिंग। इसको देखें, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। 1867 में हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ये इसके संस्थापक थे, इसके फाउंडर या संस्थापक थे, ठीक है। PCS का पेपर आप लोगों में से किस किस ने दिया है? आज का PCS का पेपर किस किस ने परीक्षा दी है? ज़रा बताइएगा, पेपर कैसा हुआ आपका? सना जी गुड इवनिंग, सीमा जी गुड इवनिंग। पेपर आप लोगों ने दिया है PCS की परीक्षा, किस किस का अच्छा कैसा हुआ है? आप बताइएगा इसमें, मैं क्वेश्चंस को लेकर के चलता हूँ आगे। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी, ये थे राधाकांत देव के द्वारा। तो राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी 1830 में, 1830 में की थी। तो इस संस्था के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधारों को किया गया था, ठीक। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो की गई थी वो आप जानते हैं, वो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे। प्रदीप जी नमस्कार, हमने आपका नमस्कार कई बार ले लिया है, आपने बीच में मिस कर दिया शायद, पहले ही स्वीकार कर लिया है हमने। आइए आगे चलते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में की गई थी? अब किसी भी संस्था का जो संस्थापक हैं उनके बारे में पूछेगा आपसे, स्थापना वर्ष पूछेगा, कहाँ पर स्थापना हुई थी वो पूछेगा। हाँ जी, परमहंस मंडली, इस पे बहुत प्रश्न आते हैं परमहंस मंडली पर। 1849 में इसकी स्थापना हुई थी। 1849 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन हुए, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था?
इनका जो लक्ष्य था सत्य की खोज पर था, सत्य की खोज पर था। 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आता है। तो एक सुधारवादी आंदोलन था जो कि सामाजिक समानता पर बात करता था, शिक्षा पर, न्याय के लिए काम करता था। तो इन्होंने एक तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों का जो वर्चस्व है, कर्म है, पुनर्जन्म है, स्वर्ग के सिद्धांतों का काफ़ी विरोध किया था इसमें। ठीक है, तो इनका कभी इन्होंने इनके वो भी पूछ लेता विचारों को। और इनकी किताब थी, बड़ी फेमस पुस्तक है। अपने विचार उन्होंने एक दैनिक, एक पत्र आता था दीन बंधु, और एक किताब है गुलामगिरी, गुलामगिरी, दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु और गुलामगिरी, ध्यान रहेंगे। आगे चलें, इस एक्ट के बारे में बताइए। सवाल नंबर अगला देखेंगे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है, सन याद नहीं होता है। सन याद तब होंगे जब आप उनको जो इतिहास है बिल्कुल सीक्वेंस में घटना, जो समय का क्रम है, समय के क्रम के अनुसार पढ़ते जाएंगे। उनको बार बार आपको उन घटनाओं से जोड़ना पड़ेगा, उन तारीखों को, तब आपको ध्यान रहेंगे। रटेंगे सीधे सीधे कि इसकी स्थापना इस वर्ष हुई तो उसमें फंस जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। इसको देखें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ठीक, 2-4 बार जब आप पढ़ लोगे ना बीच बीच में तो आपको ध्यान रह जाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के टाइम पर। ठीक है, लिटन ने इसको अधिनियमित किया था। इसमें क्या था, इसको देखो, लिटन के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था, इसको कानून बनाया गया था। दूसरा, गैगिंग अधिनियम के रूप में इसको जाना जाने लगा, ये भी ठीक बात है। दूसरा, अभी देखो, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये भी ठीक बात है। तीनों कथन सही हैं, इसके तीनों कथन सही हैं। ठीक, अब देखो ये क्या था, यहाँ पर ये जो एक्ट आया था ये अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबार जो हैं उन पर एक प्रकार से ये भेदभाव करता था। यानी इस कानून का लक्ष्य ये था जो स्थानीय प्रेस हुआ करती थी, ठीक है, उनको नियंत्रित करना था। ठीक है, जो गैर अंग्रेजी समाचार पत्र हुआ करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। आगे चलो, अगला सवाल देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए इसमें, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1905 में स्थापना की थी। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? जी के गोखले कौन थे बताइएगा। इसके बारे में भी कई बार हमने डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऐसा था जो दिल्ली में वायसराय की जो बम फेंकने की वायसराय के 72 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ठीक है, तो ये देखो, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। चलिए सेशन देखो, अभी बफरिंग हो रही होगी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी क्वेश्चन अगर आपको नहीं छोटा शो हो रहा हो तो एक बार ज़रा बताइएगा हमें, है ना। इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें आनंद बोस भी थे साथ में, प्लस आनंद बोस भी इसमें, आनंद बोस, ठीक है, इसमें आनंद बोस भी शामिल थे, आनंद बोस के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1905 में। और ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। और गांधी जी, अभी हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सवाल यूपीएससी में भी आया था। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा हुआ था, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बड़ी सी एक फ्रेम बना करके दी थी, कई सारी पहले उनके बारे में बताया। ठीक है, और 5-6 लाइन में जो है एक तरीके से भूमिका बनाई और लास्ट में उत्तर सिर्फ यही था। क्लियर? तो चलो इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई?
आसान से सवाल है। आज पीसीएस का पेपर किन किन का था एक बार ज़रा बताइएगा हमें, पेपर आपका परीक्षा कैसी हुई है? पीसीएस की परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने दी थी एक बार ज़रा बताइएगा कि आपकी परीक्षा कैसी हुई। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसके बाद में एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट क्या है, इसको देखिए, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1917 वाला अधिवेशन था इनका, 1917 का, ये तो ज़्यादा ही हो गए वर्ष, 1917 का जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, ये अधिवेशन को भी बहुत पूछता है, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ये 32वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। सरोजनी नायडू को अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो ये प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक। लेकिन ये बाद में बनी थी, एनी बेसेंट के बाद में 1925 में एक अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। सवाल अगला देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिए, इटावा में पढ़ा था सेंटर इंडियन, ओके, अच्छा हुआ था पीसीएस की परीक्षा आपकी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी का बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो देखो, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? भाई सेशन में आप लोग बहुत कम जुड़ पा रहे हैं, आप कुछ दिन से, आप लोग डेली आया करें, 9:15 या 9:30 तक की हमारी क्लास होती हैं, 9:15 या 9:30 तक की हमारी क्लास होती है। इस समय पर डेली लाइव आया करें, ये 2 महीने से क्लास हमारी चली रही है ऑलरेडी। एलटी ग्रेड में जीएस जीके का पेपर पीसीएस का करा दीजिए। ये सारे वही तो चल रहे हैं पूनम जी, ये सारे क्वेश्चंस वही तो करवा रहे हैं हम। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के यूपीपीएससी के ही हैं, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप इनको इतना आसान क्यों मान रहे हैं? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। आज का पेपर देखिए जा करके पीसीएस का, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जितनी क्लासेस से पढ़ा चुके हैं एलटी के लिए, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप चेक करिएगा, और अगर सारे सेट आपने लगाए हों अभी जो चल रहे हैं ये, तो सेट आप देख लीजिएगा पीसीएस के पेपर में कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं यहाँ से, है ना, प्रीवियस ईयर से ही कितने रिपीट होते हैं। तो सब जुड़ कर के आती हैं सारी घटनाएं। चिंता मत करिए, अभी परीक्षा में समय है, तब तक और बहुत सारा मैटर आपको करवा देंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपको करवा देंगे एक्स्ट्रा। तो देखो, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, और विभाजन के विरोध में ही क्या किया गया, यहाँ पर एक तरीके से स्वदेशी अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन। हाँ, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। आज का पेपर अभी तो सोल्व नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी तो यही सेट है, लेकिन उसको कल देख लेते हैं। आज सुबह से मतलब इंटरनेट की व्यवस्था ही मतलब ख़राब थी। सुबह हमें 6 बजे क्लास करनी थी, तो ये कहीं जा कर के 6:50 पर रिस्टोर हुआ है। तो इस वजह से फिर 8 बजे वाली क्लास का समय हो गया, हम कहे फिर 9:30 बजे ही लेनी पड़ेगी। इसलिए आपकी एसएसटी की क्लास लगी हुई थी, वो क्लास भी नहीं हो पाई आज। चलिए इसको देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। भाई सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को सभी लोग लाइक कर दें, सेशन को सभी लोग लाइक कर दें। बंगाल विभाजन पे 2 प्रश्न आते हैं। अभी पीछे यूपीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, आप ये बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी, वो घोषणा की तारीख पूछ ली आपसे, वो तारीख क्या थी, बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी वो कब की गई थी। जुलाई 1905 में की गई थी, जुलाई 1905 में की गई थी। अब एक तारीख ये आती है, ये लागू कब हुई, लागू की तारीख अलग से पूछता है, लागू की तारीख अलग से पूछता है, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन लागू कर दिया गया था, ठीक है। 16 अक्टूबर को ये विभाजन लागू कर दिया गया था। आगे चलते हैं। तो इस दिन को, इसीलिए इस तारीख को शोक दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन मतलब किया था क्रांतिकारियों ने शोक दिवस के रूप में। चलिए सना जी, हाँ अभी इसका रीज़न यही तो बताया है, 6 बजे के लिए बोले थे, इसका रीज़न हमने अभी डिस्कस किया है।
आज इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, इंटरनेट नहीं आ रहा था, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन एक तरीके से डिस्टर्ब हुआ था, तो शाम 7 बजे तक हुआ था। अभी 6 बजे क्लास भी थी तो नहीं हो पाई इस वजह से। शायद ये वाली क्लास भी जाती, अगर नहीं रिस्टोर हो पाता अभी तक तो आज ये वाली क्लास भी नहीं हो पाती। चलो ये तो शुक्र है कि पहले ही हो गया। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? कीर्ति जी प्रणाम, गुड इवनिंग। सभी लोग 9:15 बजे तक इस सेशन में जुड़ा करें, इवनिंग में, ठीक है, 9:15 बजे तक ये सेशन होता है हमारा, इसमें जुड़ा करें और दोपहर 2 बजे तक आ जाया करें क्लास में। अभी सेशन नहीं हो पा रहे थे 1-2 दिन से बीच में, लेकिन अब कंटिन्यूसली रहेंगे, आपके रेगुलर रहेंगे। इसको देखिए, चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? बिहार में नील की खेती के लिए करने के लिए किसानों को अंग्रेज़ों के द्वारा विवश किया जाता था, ज़मींदारों के द्वारा। नील की खेती करना, उनके अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये एक समस्या थी उस क्षेत्र में, ठीक। इसी समस्या को देखते हुए गांधी जी को वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, एक किसान के द्वारा, राजकुमार शुक्ल थे, बुलाया जाता है। गांधी जी वहाँ पर धरना प्रदर्शन, या आप एक कहेंगे इसे एक तरीके से ये पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और अंग्रेज़ों के सामने जो है डिमांड रखते हैं, और इसी के लिए एक समिति बनाई जाती है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक, यही चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे, FG सलाई, ठीक। तो इसके सदस्यों में महात्मा गांधी भी शामिल थे, ये याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ठीक है, छोटा सा दिख रहा है, चलिए वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए छोटा दिख रहा है, मुझे आप समय तभी बता दिया करें जैसे कोई क्वेश्चन नहीं दिखता आपको। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग लाइव हैं अभी उतने नहीं लाइक हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? अभी अभी डिस्कस किया है कि 3 कठिया व्यवस्था थी, ये 3 कठिया व्यवस्था, यानी खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, नील उगाना अनिवार्य था। याद रहेगा। यानी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था ये। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। तो बिहार में जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, तो ये प्रचलित नील की खेती 3 कटिया पद्धति कहलाती थी, अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर यहाँ पर वो करवाया गया था किसानों से। अब देखो इससे संबंधित एक प्रश्न और लेते हैं। 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? भाई ये प्रश्न इतने आते हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित, इतने प्रश्न आते हैं, आप मान करके चलिए कोई ना कोई प्रश्न प्रत्येक वर्ष टकरा जाता है परीक्षा में, तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं इसके। एक चीज़ हमने बताई थी आपको, अब देखिए इसमें कौन कौन थे। तो इस चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया को अगर आप अलग करें, राम मनोहर लोहिया इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। अब देखो गांधी जी थे इसमें, गांधी जी के सहयोगी के रूप में कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी और महादेव देसाई भी थे, ठीक, महादेव देसाई भी थे, और राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कौन थे? राजकुमार शुक्ल ये वही थे जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार के चंपारण में। सही है, सबके नाम ध्यान रखेंगे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। अभी अभी इसकी चर्चा ही हम कर रहे थे, अभी अभी हम चर्चा इसकी कर रहे थे। 3 कटिया पद्धति की समस्या से अवगत कराने के लिए किसने कहा था? किसने गांधी जी से आग्रह किया था कि आप बिहार आइए, चंपारण आइए और यहाँ की स्थिति को देखिए? और गांधी जी पहला सत्याग्रह करते हैं अपना। भारत की राजनीति में गांधी जी का जो प्रवेश है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से ही हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा चुका है इसी लैंग्वेज पर। तो ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल सही उत्तर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। आगे चलो, ऑल इंडिया हरिजन संघ। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष ध्यान रखिएगा 1932। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1932 में स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, गांधी जी के द्वारा। आगे चले,
देखो कभी कभी हरिजन का नाम का अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है। हरिजन का जो शाब्दिक अर्थ है वैसे भगवान के बच्चों से लिया जाता है, लेकिन गांधी जी ने ये नाम उन लोगों को दिया था जो उस समय दलित वर्ग के लोग थे। दलित वर्गों को वो हरिजन कह करके बुलाते थे, ठीक है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से, ये सवाल भी पूछा जा चुका है आपसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया? गांधी जी ने ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? कौन सा आंदोलन है जिसमें सबसे पहले गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल की गई? इसी के बाद में हुआ है, चंपारण सत्याग्रह के बाद में हुआ है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बाद में ही हुआ है 1918। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में भूख हड़ताल को हथियार बनाया गया था। किसमें? जी हाँ, ये अहमदाबाद हड़ताल में, अहमदाबाद हड़ताल में, ठीक है, अहमदाबाद हड़ताल में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसका कारण यहाँ पर अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, मिल मजदूर और मालिकों के मिल के जो मजदूर थे और मालिक के बीच में प्लैग बोनस रखा गया था, लेकिन वो बोनस दिया नहीं गया था प्लैग के बाद में, तो इसी पर विवाद था। तो प्लैग फैल जाने के कारण वहाँ पर मिल मजदूर वहाँ से पलायन करना शुरू कर देते हैं, और जिसे रोकने के लिए जो मिलों के मालिक थे मजदूरों को एक तरीके से बोनस देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाद में इस बोनस को देना वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण ये आंदोलन किया गया था। तो इसी को सॉल्व कराने के लिए गांधी जी आते हैं और ये समस्या भी निपटा देते हैं। वो आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था? ये बड़ा आसान सा सवाल है आपके लिए, क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है और ये आप सब जानते हैं। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की एग्जैक्टली तारीख पूछता है हमसे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। तो इधर जनरल डायर ने जो है निहत्थे लोगों पर यहाँ पर क्या चलवा दिया था? गोलियाँ चलवा दी थी, ठीक है। तो इसी में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर इस घटना के बाद में अपनी नाइटहुड की उपाधि को वो लौटा देते हैं। अब बताइए, इस कांड की जांच करने के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कराने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया था? इस कमेटी का क्या नाम था? हंटर कमेटी, याद रखिएगा, हंटर कमेटी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? एक और आसान सवाल लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सवाल तो आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सवाल तो आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। ये घटना होती है 4 फरवरी, ठीक, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, चौरी चौरा नामक जगह है, यहीं पर, ठीक है। एक छोटा सा गांव है, यहीं पर ये घटना हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक झड़प हुई थी। तो इसमें लगभग 23 पुलिसकर्मी जो है एक तरीके से पुलिस थाने को ही उस भीड़ ने एक तरीके से आग लगा देते हैं, और जिसमें 23 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। कहीं पर 22 का भी मिलता है, कहीं पर 21 का भी मिलता है ना। तो इस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक तरीके से गांधी जी के जितने भी आंदोलन अहिंसा पर आधारित थे, लेकिन यहाँ हिंसा वाली घटना हो जाती है। तो गांधी जी इसकी वजह से ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सी घटना से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया? जो चौरी चौरा की घटना हुई है। आगे देखेंगे। सरदार उधम सिंह ने जो है किसको मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? देखो, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था जनरल डायर से बदला लिया था सरदार उधम सिंह ने, और सरदार उधम सिंह ने अपना नाम भी रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। देखिए, और इसी ने, अगर आप देखें, ये जो जनरल डायर था, इसी को, जनरल डायर को ही 1940 में इन्होंने, ठीक है, 1940 में इन्होंने क्या किया? जनरल डायर को गोली मार करके हत्या की थी और बदला लिया था इस चीज़ का। बाद में उधम सिंह को फांसी हो गई थी, है ना। तो इसमें उत्तर सी हो जाएगा, एक सेकेंड, डायर।
जनरल डायर, ठीक है, डायर की हत्या की थी। आगे चलो, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये सवाल भी खूब आया है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष हुए। आगे चलो, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये सवाल भी पूछा जा चुका है कई बार, देखिए। और इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। अगले सवाल पर आइए सभी लोग। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। 1928 में की गई थी। 1928 में एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी था जॉन सैंडर्स, सैंडर्स के नाम से, ठीक है। जॉन सैंडर्स की गोली मार करके हत्या की गई थी। तो इस मामले में 3 क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया गया था। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931, ध्यान रहेगा, 23 मार्च 1931 को, ठीक। और इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में। बारदोली सत्याग्रह, अगला सवाल देखेंगे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये जो प्रश्न है, आज के जो प्रश्न हम ले रहे हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं कि इनमें से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं आपके। आप आज का पेपर भी उठा कर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको मिले ही होंगे डेफिनेटली। मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है वो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पे नज़र पड़ी तो उसमें मैचिंग वाले में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। मैचिंग में क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसको देखिए, बारदोली सत्याग्रह एक ही सत्याग्रह है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम ध्यान रखेंगे। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए हैं। चलिए, ये हो गए। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता के द्वारा किया गया था? संयुक्त प्रांत 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा, ये इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आ गया है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? मैचिंग और कथन कारण भी, अच्छा, आज के पेपर की बात कर रहे हैं। देखिए, आरोही जी, चलिए आधे क्वेश्चंस हो गए हैं, वैसे आधे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, इसको बताइएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सत्र होता है 1929 वाला, लाहौर अधिवेशन है, इंटरनेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक। और ये बड़ा ऐतिहासिक अधिवेशन था। इसमें पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज, ये भी इस नाम से भी आता है, पूर्ण स्वराज की घोषणा यहाँ पर घोषणा की गई थी, ठीक। आगे चलें। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये वही सवाल है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे आपसे। पिछले सवाल का उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैचिंग में बहुत आता है प्रश्न, आपको मैचिंग में बहुत पूछता है इसको। एक बार सेशन को सारे लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, इसको उतने लाइक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। इसको देखेंगे, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था?
5 मार्च को हुआ था, 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931, 1931 5 मार्च को हुआ था गांधी इरविन समझौता। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो इससे ये भी पूछता है कि इस समझौते के बाद में परिणाम क्या हुए। तो इस जो समझौता हुआ था, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था, इसके बाद वो हुआ था, है ना, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना है, इस बात पे भी मोहर लगी थी। अब इसमें देखो अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों को पारित किया गया था? मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्तावों को किसमें पारित किया गया था? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे। तो इसी अधिवेशन में एक कथन आया था कि गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ऐसा कहा था इन्होंने। ठीक, आगे चलें। इसकी अध्यक्षता भी पूछ लेता है किसने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता को भी पूछता है, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। आगे चलते हैं। एक सेकंड, रुकिए, नहीं, इस वाले की अध्यक्षता बताइएगा। 1971 वाले की, सॉरी 71 नहीं है, 31 है। इसके अध्यक्ष बताइएगा। देखो 1931 का कराची अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए जरा आप भी, अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलेंगे हम लोग। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने पार्टिसिपेट किया था? इसको बताएंगे। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? किसने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत? तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गए थे। तीनों में पार्टिसिपेट इन्होंने ही किया था। ठीक, गांधी जी को पूछता है, गांधी जी ने दूसरे में किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहें या गांधी जी कहें, उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था विनोबा भावे के द्वारा? हाँ जी, इस प्रश्न पर आते हैं। ये भी आता है प्रश्न। 1940 में शुरू किया गया था ये, और इन्होंने महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की थी। महाराष्ट्र के पवनार से, महाराष्ट्र के पवनार से इसकी शुरुआत की थी। तो इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो एक नारा है, दिल्ली चलो ये आंदोलन है। ठीक है, इसको दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है। आगे देखेंगे, सवाल नंबर अगला देखें। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता हैं जिनको बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसको भी बताइए, इस प्रश्न को भी बताइए। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें बिहार के नेताओं में जो शामिल थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के फर्स्ट सीएम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी ये हैं। क्लियर? कल करा देंगे। ठीक है, आज का जो पेपर हुआ है कल वाली क्लास में ले लेंगे इसको। ठीक है, कल वाले सेशन में उसको करा देंगे। ठीक, कल दोपहर में करा दें या उसको इवनिंग में करा दें, उस पेपर को सॉल्व कराएंगे जो आपका पीसीएस का पेपर हुआ है आज का। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस हमने किए हैं या नहीं किए हैं। आपको ये भी ध्यान आ जाएगा कि कौन से मॉडल पेपर में हमें कौन सा प्रश्न आया है। अब देखो, ऐसा नहीं है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, नहीं, आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं, है ना। तो कल हमें ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के हैं यूपीपीएससी के।
और बहुत आसान आसान सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे तो कई सवाल वहाँ मिलेंगे आपको देखने को। इसको देखो, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शंस 1942 के ही हैं। तो 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, इतनी क्लोज डेट दी है, अगस्त में भी इतनी पास पास की डेट्स को दिया गया है, इतनी पास पास की डेट्स को दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को कौन सा नया नाम दिया था? कौन सा नया नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को? कौन सा नया नाम दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी के द्वारा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पर झंडा फहराया गया था, ठीक। और इसको अगर आप नाम देखें, स्वराज द्वीप, इसको नाम दिया गया था स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस देश में जोड़ा गया? अब देखो, ये सवाल तो हमने पढ़ा है कि उनको नेताजी कहा जाता था, ठीक है, नेताजी कहा जाता था, लेकिन ये जो नेताजी का जो टाइटल है, ये किस देश में जोड़ा गया? सवाल ये है, अच्छा सवाल है, ये स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। चलो, आज काफ़ी दिन बाद जो है हमारी संख्या 100 को क्रॉस करके गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी क्लास में जुड़ा करिए, 9:15 से 9:30 बजे के बीच में ये सेशन लाइव होता है। आप लोग रात में इसी समय जुड़ा करिए, डेली सारे लोग, जितने लोग भी लाइव हैं सभी लोग 9:30 बजे क्लास में जुड़ा करिए। एलटी ग्रेड की जीएस की तैयारी आपकी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पूरी करवाएंगे हम आपको, जो 30 मार्क्स का है, ठीक। और बाकी अन्य विषय भी धीरे धीरे हम लोग शुरू कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखें, हाँ देखो, सुभाष चंद्र बोस जी अगर आप देखेंगे, द्वितीय विश्व के जब दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जर्मनी में गए थे, तो जर्मनी में ही उनको नेताजी की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा नेताजी की उपाधि कहाँ मिली? जर्मनी में मिली थी उनको। इसका उत्तर सी हो जाएगा, जर्मनी। तो इनके अगर आप देखेंगे, जो नेताजी थे, इनके द्वारा एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, दूसरा इनका एक नारा था बहुत फेमस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे चलो, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, या हम लोग को भी 100+ पर लेकर के आए। आइए चलिए इसको देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक को किसके द्वारा? अभी जस्ट डिस्कस किया है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसको फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया गया था। ट्राइंगल बन जाता है, स्क्वायर रेक्टेंगल की जगह। 1939 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। देखो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़े से कथन जान लेते हैं। सबसे पहली बात, उनका जो जन्म है, जन्म को लेकर के प्रश्न आता ही आता है, कभी भी पूछ सकता है। 23 जनवरी को हुआ था, ठीक, 1897 में हुआ था, 1897 को उड़ीसा के कटक में, उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था, उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था। अब देखो, उन्होंने अपना गुरु किसको माना? चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना गुरु माना था। आज़ाद हिंद फौज कहाँ गठित की गई? आज़ाद हिंद फौज कहाँ गठित की गई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग को पसंद आते हैं हमारे कंटेंट वगैरह जो भी हैं। अच्छा, सारे बच्चों को ठीक है, आप ले आइए, आपका अगर बस चल पा रहा है तो जितने हो सकता है आप एक एक दो दो लोग को जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक दो दो लोग को जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं, सभी को, हमें बड़ी खुशी होगी अगर अधिकतम लोग जितने भी जुड़ते जाएंगे। देखिए, ये सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, सिंगापुर में। कल हम आपको पीसीएस का पेपर जो आया था आज का यूपी पीसीएस का जो पेपर आया था उसको हम कल सॉल्व करेंगे। कल की जो हमारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं इनमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाइएगा आप लोग। हमने आपको कठिन स्तर के प्रश्न भी करवाए हैं, आपको सरल स्तर के प्रश्न भी करवाए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, आगे भी करवाएंगे सभी तरह के, ताकि आप हर तरह से सीख जाएं उस वाले टॉपिक को।
देखो 4 जुलाई 4 जुलाई 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में। सिंगापुर में एक आइलैंड कंट्री है ये। आगे चलें। हाँ, अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के किस हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? राज सर की जो हिंदी की क्लास चल रही है, देखो 8 बजे से राज सर की हिंदी की क्लास होती है। हिंदी की बहुत शानदार क्लास है, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं सर। आप लोग डेली 8 PM पर हिंदी की क्लास ज्वाइन करिए। जिन लोगों की हिंदी विषय है, अभी बता रहे हैं, जिनका हिंदी साहित्य या हिंदी जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो 8 बजे क्लास हो रही है आपकी। ये एकदम आपके लिए लगाई हुई क्लास है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए आकर के। पॉलिटी भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, पॉलिटी करवाएंगे। कल आपकी इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी के डिटेल मैपिंग की क्लास है, ठीक। मैपिंग की क्लास है, GS वालों को भी काम आएगी, SST वालों को भी काम आएगी, ठीक है। सभी के लिए क्लास होगी। अभिषेक सर की क्लास है। आज तो नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाई थी, कल होगी, ठीक। राज सर की क्लास अभी अभी हुई थी, आपने देखा, राज सर अभी क्लास में ही थे, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं उसमें। 8 बजे से हिंदी क्लास चलेगी आपकी, रेगुलर एग्जाम तक। अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन और होंगे, मुश्किल से 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप उनको भी देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से इस क्लास से क्वेश्चन आते हैं। तो रानी झांसी रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट थी, ठीक। आगे देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ पर की थी? होम साइंस की क्लास अभी नहीं हो रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि होम साइंस की क्लास भी हो। सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में, सिंगापुर में हुई थी, ठीक है, सिंगापुर में। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन कौन नहीं थे? तो देखो, अगर आप देखेंगे, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य हुए। सबसे पहली बात, 3 मेंबर्स हुए हैं, पैथिक लॉरेंस यानी P लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, ठीक है, ये दोनों तो थे ही, और एक और है स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, वो इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स इसमें थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में J एंड्रयू नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च, 24 मार्च, तारीख बहुत पूछी जाती कैबिनेट मिशन की। 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। इसका उद्देश्य भारत में एक तो संविधान सभा का गठन करना था, ठीक है, संविधान सभा का गठन करना था इसका उद्देश्य, और दूसरा भारत में इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन करना था, ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन के लिए आया था। अगला देखो, तो प्रथम अंतरिम सरकार की जो घोषणा है किस तारीख को की गई? देखो, ये प्रश्न भी आ गया है, पिछले प्रश्न में इसकी चर्चा कर रहे थे, कुछ आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की जो गठन है वो किसके तहत किया गया, याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 24 इसमें तो आया था, 24 मार्च को ही आया था, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम सरकार बनी थी 24 अगस्त को बनी थी, 1946 को, 24 अगस्त 1946 को ये बनी थी, ठीक, मतलब घोषणा हुई थी। यहाँ पर घोषणा, अनाउंसमेंट की बात चल रही है, इसको घोषणा कर दी थी। और जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का कब हुआ था? 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ था। अब ये दोनों डेट्स आपको अलग अलग पूछ लेता है, कभी ये वाली आ जाती है परीक्षा में, कभी ये वाली आ जाती है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। कल भी ये क्लास हमारी रात 9:15 बजे या 9:30 बजे तक लाइव हो जाती है, आप इस समय क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। डेली होती है क्लास हमारी। ये 70वां टेस्ट चल रहा है अभी हमारा, 17 टेस्ट करवा दिए हमने। 1940 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको दिया गया था? लेबर डिपार्टमेंट किसके पास में था? श्रम विभाग इनमें से किसके पास में था? श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था।
जगजीवन राम को सौंपा गया था? अगला देखें, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी तो इसमें कौन सा? तो कृषि विभाग उनके पास था, खाद्य और कृषि विभाग, खाद्य और कृषि विभाग उनके पास था, खाद्य और कृषि विभाग। तो आपको पूछता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह मंत्रालय, जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्रालय गृह मंत्री। तो सर पहले अगर आपसे पूछेंगे पहले जो गृह मंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी उनको दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं लियाकत अली, लियाकत अली, ठीक है, वित्त मंत्रालय। आगे चलें, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह, रक्षा होगी जिसमें बल होगा तो बलदेव सिंह से आप नाम से ध्यान रख सकते हो, बलदेव सिंह। गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो हम शॉर्ट में ही लिख लेते हैं सरदार पटेल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 4-5 क्वेश्चंस और हैं तो थोड़े यहाँ पर समाप्ति की ओर चलेंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? अंग्रेज़ों ने कब अनाउंसमेंट किया कि हम उस तारीख को यहाँ से निकल लेंगे भारत से? हाँ, ये अनाउंसमेंट कब की थी? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ये कब तक यहाँ से जाने की बात की थी? कोई बताएंगे इसको? उन्होंने कहा था कि भाई हम 30 जून 1948 को चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। 30 जून 1948 को, 30 जून 1948 को, ठीक है, थोड़ी सी वैलिडिटी और बढ़ाने की बात कर रहे थे। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? कौन सा था? कौन सा एक्ट ऐसा था जिसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये था चार्टर एक्ट 1833 का, चार्टर एक्ट 1833 का। इसमें आपसे पूछा जाता है कि भारत, देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक प्रथम, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। अगला देखें, संविधान सभा का सभापति किसको चुना गया? किस तारीख को चुना गया था? 1-2 प्रश्न और है, 55 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। 55 हैं या और भी हैं? 1 सेकेंड, 55, हाँ 56 क्वेश्चन है, देख लेंगे, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा ये हिस्सा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति अध्यक्ष कब चुना गया था? हाँ, इसको बताएं। तो देखो दिसंबर 1946। अब देखो डेट में आपको ध्यान दिलाता हूँ कैसे कैसे याद रखोगे आप लोग। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है या पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके बाद 2 दिन बाद होती है दूसरी बैठक। तो देखो पहले दिन जब ये बैठक होती है तो इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। उनका काम इतना ही होता है कि वो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवा दें। तो 11 तारीख को यानी 2 दिन बाद अगली मीटिंग में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में ये चुनवा देते हैं, चुनाव कर लिया जाता है इनका। तो ये तारीख है 11 दिसंबर 1946। अब दिसंबर तो है नहीं, 11 दिसंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर आप ऐसे पहचानेंगे। 13 दिसंबर को अगली मीटिंग में 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष क्या पेश किया जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में एक्सेप्ट करने के बाद में वही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार होता है। भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था? भारत में जनगणना का कार्य सबसे पहले कब किया गया था? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में।
किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी ये, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी ये पहली जनगणना। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल भी पूछ सकता है, 1869 से ये 72 तक रहा था, 72 तक रहा था ये। तो इसके समय में जो है अनियमित गणना करवाई गई थी, इसके समय में जो हुई थी अनियमित गणना हुई थी 72 में ही, ठीक है, अनियमित गणना हुई थी 72। कहाँ है इसका? अब देखो ये, तो पहली जनगणना हुई थी कब? 71-72 में हुई थी, और बाद में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। नियमित जनगणना किसके काल में? नियमित जनगणना हुई थी किसके काल में हुई थी? ये हुई थी, देखो ये हुई थी रिपन के काल में, है ना, रिपन के काल में, रिपन के काल में हुई थी। तो देखो इसमें आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो माना था उस समय 1871 को माना था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1871 या 72 में से कोई एक उत्तर हो जाएगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग भारत में बहुत सारे निरंकुश कार्य किए उसने। तो वो जो है न्यायपालिका के साथ मिलकर के भारतीय जो शासक हुआ करते थे उस समय उन पर जो है अलग अलग मुकदमे लगवाया करता था और मुताबिक सज़ा दिलवाया करता था। उसको पद से हटाया गया और ब्रिटिश की संसद में उसके ऊपर एक महाभियोग चला, ठीक है। तो सबसे पहला महाभियोग इसी के ऊपर चला था। सी उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये थी अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहिष्कृत भारत, लास्ट सवाल है ये। बहिष्कृत भारत ये पत्रिका थी 1924 में शुरू की गई थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। कल भी आपकी ये क्लास इसी समय रहेगी। डेली 200 क्वेश्चंस लाइए, बिल्कुल कोशिश करेंगे 100 तक पहुंचाया जाए। दिन में भी सेशन को बढ़ाएंगे तो दिन में भी आप लोग आइएगा। दिन में ये क्लास हमारी 2 बजे से चलेगी, दिन में ये क्लास हमारी 2 बजे से रहेगी और रात को ये क्लास हमारी 9:15 बजे से रहेगी, 9:15 बजे या 9:30 बजे। तो दिन में आप इसको ज्वाइन करिए क्लास को और रात में भी इसको ज्वाइन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, बाकी पीडीएफ्स आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर 100 क्वेश्चंस। चलिए, आप लोग 100 क्वेश्चंस तक अगर रुकें तो हम लोग 100 भी ले सकते हैं। एक क्लास के अंदर हम 100 क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं। आप लोग अगर क्लास में बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 क्वेश्चंस भी करवा देंगे। सेशन को बाकी लोग जो भी रह गए हैं वो लाइक कर दीजिएगा इसको। बाकी कल मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। चलिए, आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, शहजादी जी, सना जी, निशा जी, ठीक है, सुनील जी, ठीक है, डेली आप जुड़िए क्लास में। ज़्यादा लेट हो जाती है ये वाली क्लास, 9 बजे से कर लेंगे इतना, क्योंकि 8 बजे से तो अब आपकी क्लास होने लगी है हिंदी वाली, तो फिर ये हमें 9 बजे से ही या 9:15 तक ही आना पड़ेगा। कभी कभी सर की क्लास भी 10-5 मिनट और लेट हो जाती है। थैंक यू सो मच।
हाँ वैसे सभी लोग आते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आप लोग आइए, सब लोग डेली बनिए क्लास में। अब तो एग्ज़ाम जब जितना करीब आ रहा है तो क्लास आप लोग छोड़िए मत, कोई भी लोग, एग्ज़ाम जितना करीब है क्लास कोई लोग भी मिस मत करिए। तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम करीब है आपका, तो अभी हो जाएगी तैयारी आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।